हम आर्टिकल 21 पढ़ रहे थे। तो उसी में अब आगे देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने या कोर्ट ने टाइम टू टाइम कौन कौन से राइट बताए हैं जो कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें क्वेश्चन आए हुए हैं। आपको राइट दे दिया जाता है और पूछा जाता है ये कौन से आर्टिकल के अंदर आता है। आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22 ऐसे ऑप्शन देकर लगातार 3-4 साल ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऐसे देखते हैं जी। पहला है राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी। ह्यूमन डिग्निटी, ठीक है जी। राइट टू डिसेंट एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग पोल्यूशन फ्री वाटर एंड एयर एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट हजार्डस इंडस्ट्रीज। पोल्यूशन के खिलाफ राइट, डिसेंट एनवायरनमेंट का राइट, लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू लिवलीहुड। राइट टू लिवलीहुड, देखो राइट टू लिवलीहुड को इसको आप आर्टिकल 16 में मत लिख देना कि वहां पर भी कुछ लिवलीहुड के बारे में कहा था, नहीं। राइट टू प्राइवेसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट। राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 के तहत। राइट टू शेल्टर, सिर पर छत, घर का अधिकार, शेल्टर। राइट टू हेल्थ, हेल्थ। राइट टू फ्री एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज, 14 साल की उम्र के लिए फ्री एजुकेशन, मीन एलिमेंट्री एजुकेशन। राइट टू फ्री लीगल एड, अगर कोई किसी को आपने अरेस्ट कर लिया है तो उसके पास राइट होना चाहिए कि वो वकील को हायर कर सके। अगर पैसे नहीं है तो उसके पास ये सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए। राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, आप किसी को कैद नहीं कर सकते। कैसे? जैसे एक छोटा सा कैबिन होता है ना, उसमें एक कैदी को कैद कर देते हैं, सॉलिटरी। देखो जब आप देखो कभी हॉलीवुड की मूवीज देखो, वैसे भी आपको पता होगा कि ऐसे ऐसे जेल खाने थे या हैं अभी भी कि जहां पर इनह्यूमन तरीके से कैद रखा जाता है। भी एक बंदे को एक ही डब्बे में कैद कर देंगे, पर ये ऐसा इंडिया में नहीं है। एक पर्सन का सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के अगेंस्ट राइट है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी आप सुनते होंगे कि जो आपके कई मित्र अरब कंट्री में जाकर आते हैं वो बताते हैं कि वहां पर ऐसे ऐसी जेलें हैं जहां पर ना बंदा खड़ा हो सकता है ना बैठ सकता है ढंग से। तो ऐसी कन्फाइनमेंट इंडिया में नहीं है। किसी को कैद करना अकेले, सॉलिटरी। सॉलिटरी का मतलब अकेले। राइट टू स्पीडी ट्रायल, जब किसी के खिलाफ मुकदमा चले तो उसके पास राइट है कि उसका मुकदमा जल्दी चले, स्पीडी ट्रायल हो उसका, ठीक। क्योंकि ऐसा ना हो कि उसको आपने कैद कर लिया है, उसके खिलाफ आप क्या कर रहे हो, मुकदमा चला रहे हो, ना रिजल्ट आ रहा है और उसको दुख मिल रहा है, ठीक, वो परेशान हो रहा है। राइट टू स्पीडी ट्रायल, जल्दी जल्दी मुकदमा चलना चाहिए। राइट अगेंस्ट हैंडकफिंग, किसी के आपने हथकड़ी लगानी है तो उसके खिलाफ भी राइट है, ठीक। तो इसका मतलब ये नहीं हथकड़ी नहीं लगा सकते, हथकड़ी लगाने का भी क्या है, उसके भी एक पैरामीटर है। तो पर्सन के राइट है, वो पूछ सकता है मुझे क्यों हथकड़ी लगाई जा रही है, बिना मतलब के हथकड़ी नहीं लगा सकते। राइट अगेंस्ट इनह्यूमन ट्रीटमेंट, ठीक, इनह्यूमन, ठीक, अमानवीय ट्रीटमेंट। राइट अगेंस्ट डिलेड एग्जीक्यूशन, डिलेड एग्जीक्यूशन, जैसे किसी को फांसी की सजा हो गई है पर आप फांसी की सजा लमकाए जा रहे हो तो वो भी ठीक नहीं, उसके खिलाफ भी राइट है। देखो ये चीजें हैं, तो ये कौन से अंदर आर्टिकल के अंदर आएगी, आर्टिकल 21 के अंदर, ठीक। क्योंकि क्या कहता है, वो लाइफ के बारे में बात करता है ना, आर्टिकल 21। और राइट अगेंस्ट बॉन्डर लेबर, बदुआ मजदूर। राइट अगेंस्ट कस्टडियल हरासमेंट, किसी को आपने कस्टडी में रखा है पर आप उसको हरास कर रहे हो। राइट टू इमरजेंसी मेडिकल एड, ठीक। देखो आपने अब ये नहीं सोचने लग जाना अगर ये राइट है तो हमारे तो जहाँ ऐसे होता है, हमारे तो वहां वैसे होता है। अब इस सब के लिए क्या है, प्रॉपर कानून बनने होते हैं, प्रॉपर आपका उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। पर आपने अपने एग्जाम के लिए याद रखना है, हाँ भी ये राइट किस किस आर्टिकल के तहत आते हैं,
आर्टिकल 21 के अंदर। किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा। राइट टू टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल में समय से आपका ट्रीटमेंट हो। राइट नॉट टू बी ड्रिवन आउट ऑफ स्टेट, आपको स्टेट से बाहर नहीं निकाला जा सकता। राइट टू फेयर ट्रायल, आपके खिलाफ मुकदमा फेयर हो, ऐसा ना हो कि पक्षपात हो। ठीक है जी। राइट ऑफ प्रिजनर टू हैव नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, जो कैदी है उनको भी जिंदगी की बेसिक जरूरतें मुहैया करवाई जानी चाहिए। राइट ऑफ वुमेन टू बी ट्रीटेड विद डिसेंसी एंड डिग्निटी, औरत को डिसेंसी और डिग्निटी से के साथ ट्रीट करना है, रिस्पेक्ट करनी है उसकी। राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, ये बात है। अक्सर हम कह देते हैं कि हो ऐसे चोरों को, ऐसे लुटेरों को चौराहे में क्या करो, फांसी दे दो। ये पुराने सिस्टम में ऐसा होता था, अब ये ऐसा नहीं है और इसके खिलाफ भी राइट है। अगर किसी को फांसी देनी है तो उसका अपना प्रोसीजर है, आप उसको पब्लिकली सबके सामने फांसी नहीं दे सकते। राइट टू हेयरिंग, ठीक, हेयरिंग, दूसरे की बात सुननी। इसमें हेयरिंग का मतलब ये है कि जब ये थोड़ा लीगल टर्म में है, राइट टू हेयरिंग, भी किसी के खिलाफ मुकदमा चल रहा है तो उसकी बात भी सुनी जाए, उसका पक्ष भी सुना जाए। राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक। देखो पब्लिक फंक्शनरी में क्या हो रहा है, सरकारी सिस्टम में क्या हो रहा है, उसके बारे में जानकारी लेनी, वो किस में आता है? आर्टिकल 19 में हमने पढ़ा। पर राइट टू इन्फॉर्मेशन जिसके तहत अब एक्ट भी बन गया है, तो ये आर्टिकल 21 में आता है। उसी प्रकार है राइट टू रेपुटेशन, रेपुटेशन। तो ये सब आपने ना बार बार पढ़ लेने हैं, समझ लेने हैं, और ताकि एग्जाम में आप एक्सक्लूजन मेथड से कर पाओ। अधिकतर राइट है ना जो, वो 21 के अंतर्गत ही आते हैं, जो ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने कहे हैं, जो ओपन एंडर से लगेंगे आपको, तो अधिकतर वो किसके अंदर आते हैं? आर्टिकल 21 के अंदर। कुछ कुछ है वो आर्टिकल 19 के अंदर आते हैं। ये जो आपने दो याद रखने हैं, 19 वाला और 21 वाला। अच्छा जी, आगे पढ़ते हैं राइट टू एजुकेशन, ठीक है ना। एक्चुअली क्या था कि पहले ना हमारे संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में अंडर आर्टिकल 45 में ये मेंशन था कि देखो हमने पढ़ा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या होते हैं? स्टेट के लिए डायरेक्शन देते हैं, स्टेट को डायरेक्शन देते हैं कि आपने आने वाले समय में ऐसी ऐसी पॉलिसीज बनानी है। तो उसमें ये बात कही गई थी अंडर आर्टिकल 45 में कि स्टेट ने प्रोविजन करनी है किसके लिए? फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, फ्री भी और कंपल्सरी भी शिक्षा किसके लिए? बच्चों के लिए। ये बात कही गई थी। पर हमको पता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं वो जस्टिसेबल नहीं होते, आप उसके खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते। सरकार के ऊपर है कि वो लागू कर दे, सरकार के ऊपर है वो लागू ना करे, ठीक है जी। पर इस प्रिंसिपल के तहत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के तहत बाद में क्या हुआ? कानून बनाया गया, संविधान की 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की। कब? 2002 में, ठीक। और कौन सा आर्टिकल ऐड हुआ? आर्टिकल 21A। कौन सा? आर्टिकल 21A। ये क्या कहता है कि जो स्टेट है, सरकारें हैं, उन्होंने क्या करना है? शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, फ्री भी और कंपल्सरी भी, बाध्य है, टू ऑल चिल्ड्रन, सब बच्चों को। कौन कौन से? ऑफ द एज ऑफ 6 to 14, 6 से लेकर 14 साल की उम्र तक के बच्चों को स्टेट ने क्या करना है? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देनी है। तो 14 साल तक की उम्र में कौन सी एजुकेशन आई? मीन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो इसमें हायर एजुकेशन की बात नहीं की गई, बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की गई है, ठीक। और कैसे देनी है? इन सच ए मैनर एज द स्टेट में डिटरमाइन, तो ये स्टेट के ऊपर है कि वो किस हिसाब से ये वाली चीज पूरी करे, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या था? पहले था डायरेक्टिव प्रिंसिपल में बातें, अब आ गई है फंडामेंटल राइट में। जब फंडामेंटल राइट में बात आ गई, इसका मतलब संविधान में बात आ गई, इसका मतलब अब इसको लागू करना जरूरी हो जाता है, ये जस्टिसेबल है।
अच्छा जी, अब ना 86 जो अमेंडमेंट आई हमारी, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई, उसने क्या क्या चेंजेस की। पहले तो उसने ना जो आर्टिकल 45 था डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाला, उसको भी चेंज किया। पहले क्या था, पहले यही था कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देनी। अब क्या है कि स्टेट का ये फर्ज है कि उसने क्या करना है, टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर। एजुकेशन के पहले बात थी, अब ये बात ऐड कर दी गई कि उसने, स्टेट ने अर्ली चाइल्डहुड केयर, जब बच्चा छोटा होता है, चाइल्डहुड एज में होता है, तो उसकी केयर भी करनी है। एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 years, जब तक कि 6 साल का ना हो जाए तब तक क्या करना है, उसकी एजुकेशन का भी देखना है, ठीक। और अर्ली चाइल्डहुड केयर, तो ये फंडामेंटल राइट में नहीं है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में बात चेंज की गई, ठीक है। याद रखना ये कौन कौन सी चेंजेस आई हैं। 86 अमेंडमेंट ने फंडामेंटल राइट तो बना दिया, आर्टिकल 21A एजुकेशन वाला, ठीक है जी। उसके साथ साथ उन्होंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल में अंडर आर्टिकल 45 में भी थोड़ी चेंजेस की और कहा एजुकेशन तो थी पहले पहले, अब क्या है, एजुकेशन के साथ साथ अर्ली चाइल्डहुड केयर भी देनी है, अब तक के 6 साल के बच्चों को, ठीक है जी। ए न्यू फंडामेंटल ड्यूटी, एक फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड हुई, was also added under आर्टिकल 51A। हमने पढ़ा आर्टिकल 51A में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी, अब 11वीं भी ऐड होगी ड्यूटी। वो ड्यूटी किसकी है, सिटीजन की, सिटीजन की ही तो ड्यूटियां है ना। अच्छा जी, वो कहता है कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, हर एक सिटीजन का, हर एक नागरिक की ये ड्यूटी है, क्या, टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और बार्ड, जो उसका बच्चा है, जहां बच्चा नहीं है पर वैसे वो किसी की सरपरस्ती करते हैं, गार्डियन है, बात को समझो, जहां तो उनका अपना बच्चा है, जहां ऐसा कोई पर्सन, ऐसा कोई बच्चा जिसकी वो क्या करते हैं, चाहे माता पिता नहीं है पर देखभाल करते हैं, ठीक। मतलब उस बच्चे की सरपरस्ती इनके हाथ में है, तो जिनके हाथ में है उनकी ये ड्यूटी है कि क्या करना है, उस बच्चे को, ठीक है ना, एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवानी है। बच्चे, कौन से बच्चे को, जिसकी उम्र 6 से 14 साल के बीच है। देखो बात को समझो, पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फिर इंप्लीमेंट कर दिया, फंडामेंटल राइट ले आए कि आपने 6 से 14 साल के बच्चों को क्या करना है, एजुकेशन देनी है, एलिमेंट्री एजुकेशन, ये फंडामेंटल राइट बन गया। और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल था 45 आर्टिकल वाला, उसमें ये बात कही गई कि जो 6 साल तक के बच्चे हैं उनकी अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन का भी क्या है, देखभाल तो नहीं कहेंगे, देख करनी है, किसने, स्टेट ने, सरकार ने। और जो सिटीजन है, सिटीजन का फर्ज ये है कि वो, उनकी ड्यूटी है, देखो एक राइट बना दिया, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल में चेंज कर दी और एक ड्यूटी बना दी। इस 86 अमेंडमेंट ने तीनों काम किए, फंडामेंटल राइट बनाया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में चेंज किया और फंडामेंटल ड्यूटी भी बनाई। ड्यूटी किसकी, हर सिटीजन की, कि वो अपने बच्चे को, जहां ऐसा कोई बच्चा जिसकी वो देखभाल करते हैं, ठीक, उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे, किसके लिए, एजुकेशन के लिए, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए। ये बात होगी। तो इस आर्टिकल को फिर इंप्लीमेंट करने के लिए संविधान में आपने आर्टिकल 21A डाल दिया, पर इस आर्टिकल को इंप्लीमेंट करने के लिए बाद में पार्लियामेंट ने कानून बना दिया। कौन सा कानून, द राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, अगर पूरा पढ़ना हो, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन, ठीक है जी, एक्ट बन गया। तो इसमें, इस एक्ट में यही था भी कैसे सरकार ने काम करना है, कैसे क्वालिटी वाली एजुकेशन देनी है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, तो ये सब चीजें अब कानून में आ गई। तो बेसिकली एम क्या था कि सबको एजुकेशन मिले और एजुकेशन इंक्लूसिव हो, ताकि आपके सिटीजन्स में, बच्चों में
क्या है, इक्वलिटी की भावना आए, आपस में यूनिटी की भावना आए, मोरालिटी उनकी विकसित हो, ये सब चीजें हैं। बेसिकली क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन हो। ठीक है जी। अगला जी हमारा है राइट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर आर्टिकल 22 के तहत। ठीक, अगर कोई आपकी अरेस्ट करता है तो जहां आपको जेल में डालता है तो उसके खिलाफ आपके कुछ राइट्स हैं अंडर आर्टिकल 22। दिस आर्टिकल ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू अरेस्टेड और डिटेन्ड पर्सन। ठीक, अगर किसी ने अरेस्ट किया, अगर पुलिस ने या सिस्टम ने अगर किसी की अरेस्ट हुई है जहां उसको जेल में डाला गया है तो उसके भी कुछ क्या है, राइट है, उसको भी कुछ प्रोटेक्शंस मिली हुई हैं। पहले तो हम समझ लें कि डिटेंशन कितनी प्रकार की होती हैं। अगर किसी को जेल में डाला गया है उसे कहते हैं डिटेन कर दिया, डिटेंशन कर दी। तो ये होती हैं जी दो प्रकार की। एक होती है प्यूनिटिव डिटेंशन में हमने किसी को उसकी गलत काम के लिए सजा दी है, उसके ऑफेंस के लिए उसको सजा दी है, प्यूनिटिव। टू पनिश ए पर्सन आफ्टर हिज हर ट्रायल एंड कन्विक्शन इन ए कोर्ट। भी एक पर्सन के उसने ऑफेंस किया, उसके खिलाफ मुकदमा चला और वो क्या है, अदालत में दोषी पाया गया, तो उसको सजा देने के लिए जेल में भेजा गया, तो उसको कहते हैं प्यूनिटिव डिटेंशन। ये बात हो गई। दूसरी है जी प्रिवेंटिव डिटेंशन। इसमें क्या है कि बंदे ने कोई ऑफेंस नहीं किया, ठीक है ना, उसके खिलाफ कोई ट्रायल नहीं चला, ना ही उसको सजा सुनाई गई, पर एज ए प्रिकॉशनरी मेजर भी हमको इसके ऊपर शक है कि आने वाले समय में ये गड़बड़ कर सकता है, तो जो आने वाले समय की गड़बड़ को बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हमने उसको जेल में डाल दिया। हमने मतलब स्टेट ने। डिटेंशन ऑफ ए पर्सन विदाउट हिज ट्रायल, उसके खिलाफ ट्रायल नहीं चली, ना ही कन्विक्शन हुई बाय ए कोर्ट, ना ही कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया, दोषी ठहराया। इट इज ओनली ए प्रिकॉशनरी मेजर, सिर्फ हमने प्रिकॉशन के लिए, बचाव के लिए इसको यूज किया है, ताकि आने वाले समय में कोई क्राइम ना हो जाए। हमें इस बंदे पर शक है कि ये आने वाले समय में क्राइम कर सकता है। ठीक है जी। अब बात आती है कि हम बंदे को अरेस्ट कर सकते हैं और ठीक है डिटेन कर सकते हैं। और डिटेंशन, ठीक, अरेस्ट किया, जेल में डाल दिया। तो अगर तो उसने कुछ साधारण कानून की अवहेलना की है, या अंडर ऑर्डिनरी लॉ एक बंदे को अरेस्ट किया गया है और उसको जेल में डाल दिया गया है, ठीक है, तो उसके पास कौन कौन से राइट है, ये देखो, ये राइट आपको पता होने चाहिए। राइट टू इंफॉर्मेशन ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। हाँ भी मुझे किस ग्राउंड पर अरेस्ट किया गया है, क्या कारण है कि मुझे अरेस्ट किया गया है, तो इस बात का उसको क्या है, इन्फॉर्म करना होगा जिसको आपने अरेस्ट किया है या डिटेन किया है। राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय ए लीगल प्रैक्टिशनर, मीन वकील के द्वारा उसको राइट है कि वो वकील के साथ कंसल्टेशन करे, सलाह मशवरा करे, और बी डिफेंडेड, भी वकील उसको डिफेंड भी कर सकता है कोर्ट में, तो ये भी है। भी हाँ भी वो कहते नहीं कि मेरी वकील से बात कराओ, मेरा लॉयर से बात कराओ मेरी, तो लीगल आपको जो है प्रैक्टिशनर से कंसल्ट करने का और उससे अपने आप को डिफेंड करवाने का अधिकार भी है। ये बात हो रही है ऑर्डिनरी लॉ के लिए। राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर ए मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स एक्सक्लूडिंग द जर्नी टाइम। 24 घंटे के अंतर्गत आपको मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना होता है। मैजिस्ट्रेट हमने पहले पढ़ा कौन होते हैं, जो लॉ का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। तो एक्सक्लूडिंग द जर्नी टाइम, आने जाने का समय निकालकर 24 घंटे के अंतर आपको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। राइट टू बी रिलीज्ड आफ्टर 24 आवर्स अनलेस द मैजिस्ट्रेट ऑथराइजेस फर्दर डिटेंशन। अगर मैजिस्ट्रेट कहता है कि हाँ भी इसको अंदर रखो जेल में, 24 घंटे के बाद भी इसको जेल में रखो, तो रख सकते हैं, अदरवाइज आपको 24 घंटे के बाद इसको छोड़ना होगा। अनलेस तभी आप उसको 24 घंटे के बाद रख सकते हो जेल में, अगर मैजिस्ट्रेट ये कहे, अगर मैजिस्ट्रेट ऑथराइज ठीक
फर्दर डिटेंशन। अगर वो कहे, कहने का मतलब ये नहीं कि मुंह से कहे, कहने का मतलब अगर वो ऑर्डर जारी करे तो। ठीक है जी। आगे है जी, These rights are not available for arrest under a preventive detention law। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमने पढ़े हैं ये ऑर्डिनरी लॉ के लिए है राइट। अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत आपको जेल में डाला गया है तो ये वाले राइट आपके पास नहीं है अवेलेबल। ठीक है जी। और जब प्रिवेंटिव डिटेंशन है तब आपके पास कौन कौन से अधिकार हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया जी, नमस्कार।